दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हमें ट्रैकिया, ये लंग्स के अंदर का जो डिवीजन पड़ा था ना कल की, ट्रैकिया से पहले ब्रोंकाई निकलता है, फिर ब्रोंकाई से फिर उसके ब्रोंक्यूल्स, और उसके टर्मिनल एंड पे एल्वियोलाई होता है। तो ये है सब। तो अब पहले ट्रैकिया, इट इज अ 5 इंच, ये 5 इंच का होता है ट्रैकिया। और इसके अराउंड हमने पढ़ा था ना कार्टिलेज होता है एक, जो उसको सिकुड़ने नहीं देता, उसको ओपन रखता है हमेशा। तो वही है, ये हाइलिन कार्टिलेज होता है इसके चारों तरफ। और इसमें जो एपिथेलियम, मतलब इसकी जो कवरिंग होती है इस कार्टिलेज की, वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, उसको स्ट्रेटिफाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट है, कड़क होता है, हार्ड होता है। ठीक है। और कॉल्यूमिनर इसलिए क्योंकि लंबाई में है, कॉलम जैसे रो कॉलम होता है ना, इसलिए कॉल्यूमिनर कह रहे हैं क्योंकि लंबाई में है। Cartilage rings prevents the tracheal to stick with each other and keep the tracheal open all the times. तो जो हमारे कार्टिलेज है उसका फीचर कल भी पढ़ा था कि ये ओपन रखता है ट्रैकिया को, उसको इसकी वॉल्स को एक दूसरे से स्टिक नहीं होने देता। Trachea joins the larynx to bronchi and transports the breath from the neck to the chest region. After reaching in the thoracic cavity, the trachea divides into two branches, the left and the right bronchi, which then enter into lungs of the respective side. तो ट्रैकिया जो होता है वो आगे जाके ये देखो लैरिंग्स है, देखो डायग्राम में ऊपर, और इसके लैरिंग्स के बीच के बाद ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया का काम ये है कि लैरिंग्स को ब्रोंकाई से जोड़ने का काम, क्योंकि लैरिंग्स और ब्रोंकाई के बीच में ट्रैकिया। तो इस हम क्या कहेंगे कि ट्रैकिया जॉइंस लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई। ठीक है, क्योंकि वो उसके बीच में, दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो तो ट्रैकिया से ही है। After reaching in the thoracic cavity, the trachea divides into two branches, the left and the right bronchi. तो अब thoracic cavity में आके ट्रैकिया जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ये देखो डायग्राम में, ये thoracic cavity इसको कहते हैं जहाँ लंग्स होता है। तो जैसे ही वो यहाँ पे आ गया, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया ना, एक तो लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई कहाँ जा रहे हैं? लंग्स के अंदर जा रहे हैं, जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हुए हैं। तो ये की डायग्राम अगर तुम लर्न कर लोगे ना तो सब बता सकते हो। दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। जो बताया था ना मैंने कल, जो पहले ही ब्रांचेस निकलती है उनको प्राइमरी कहते हैं। जो ये आई है इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी, हाँ फिर सेकेंडरी, और फिर लास्ट में जो छोटी छोटी ब्रांचेस है वो टर्शियरी, टर्शियरी कहते हैं। The epithelium present in the trachea synthesis mucus which purify। एक प्यूरिफिकेशन तो क्या होता है, नोस्ट्रिल्स से जब हवा जाती है तो हेयर्स जो होते हैं हमारी नाक में उससे होता है प्यूरिफिकेशन एयर का। और दूसरा प्यूरिफिकेशन एयर का होता है ट्रैकिया के अराउंड जो एपिथेलियम है, जो कार्टिलेज है उसकी जो कवरिंग है एपिथेलियम, वो उससे प्यूरिफिकेशन होता है। कैसे होता है? एपिथेलियम जो है वो एक म्यूकस सिक्रीट करता है, स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जिससे हम जो हवा इनहेल करते हैं एयर, वो प्यूरिफाई होती है। और फिर जो दो प्यूरिफिकेशन के बाद एयर जो है वो हमारी लंग्स में जाती है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। The trachea divides into left and right bronchi, and after reaching inside the lungs, the primary bronchi divides into smaller branches called secondary bronchi. In every segment of the lung, secondary bronchi further divides into tertiary bronchi. वही चीजें लिखी हैं बार बार,
पहले प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी, फिर टर्शरी. Each tertiary bronchus divides into smaller bronchioles and the bronchioles are distributed all over the lungs. Further, every बस पहले वही है कि ब्रोंकाई था, फिर ब्रोंक्यूल्स बना. ब्रोंक्यूल्स में भी जो हमारा ब्रोंकाई था उसके 3 पार्ट्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. और जो ब्रोंक्यूल्स है, जो सबसे छोटी ब्रांच है, उसके अराउंड एल्वियोलीज है. उसके जो टर्मिनल है, देखो जैसे यहाँ पे ये जो ब्रोंकियल खत्म हो रहा है, इसके ऊपर एक सर्कल है ना, तो ये जो सर्कल है वो एल्वियोलाई है. मतलब जो इसका टर्मिनल एंड है ब्रोंक्यूल्स का, उसको एल्वियोलाई कहते हैं. देखो, एल्वियोलाई आर फाउंड एट द टर्मिनल एंड ऑफ दीज ब्रांचेस. टर्मिनल एंड मतलब जहाँ पे ये ब्रांचेस हमारी खत्म हो रही है, उसके जब खत्म हो जाती है तो समझ लो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको एल्वियोली कहते हैं. और जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में, वो सारा एल्वियोली के थ्रू होता है. उसके बाद आता है लंग्स. Lungs, flexible, soft, light pink color organ है. A pair of lungs is found just above the diaphragm on the left and right side of the chest. तो जो हमारे डायफ्राम होता है, जो चेस्ट का कवर होता है, उसके जस्ट ओवर द, मतलब जस्ट उसके ऊपर लंग्स होते हैं हमारे. The lungs are made up of numerous bronchi, alveoli, blood vessels, lymphatic vessels, flexible fibers, membranes, and several cells. The right lung is ये शायद अपन ने कल भी पढ़ लिया था. जो right lung होता है वो हमारा left lung से छोटा होता है. हाँ, और जो men lungs होते हैं वो heavier होते हैं as compared to women lungs. The left lung is divided into 2 lobes while the right one is divided into 3. तो left lung में जो है वो लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग में 3 होते हैं. Each lobe is further divided into many subdivisions. Each subdivision splits into several blocks in which branches of the bronchi and alveoli and arteries and vein divides. तो सबसे पहले ना लोब होता है. लोब ये जो लंग्स है हमारे, यहाँ पे जो है लंग्स में, जब लंग्स हमारे स्टार्ट होते हैं तो उसमें लेफ्ट लंग में 2 होते हैं, राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं. तो उसके बाद जो है ब्रोंकाई निकलता है उन ब्रांचेस से, लोब्स के बाद, और फिर ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोलाई. तो ऐसे डिवीजन होता है. Each lung is made up of spongy tissue in which many capillaries and 30 million, तो बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड, जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसको ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स में ले जाता है. और 30 मिलियन एल्वियोलाई होती है लंग्स में. The alveoli are a cap-like structure which are found at the end of the terminal bronchioles. ठीक है, cap-like structure होता है जो कि bronchioles के terminal मतलब end में होता है. Rows of squamous epithelium are found in the alveoli which, तो ये जो एल्वियोलाई होता है ना, इसकी जो कवरिंग होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है. ये स्क्वैमस एपिथेलियम की वजह से ही हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो पाता है थ्रू ब्लड. अब आता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. Some muscles are needed for gaseous exchange through the lungs. These muscles helps in inhalation and exhalation of the gases. तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे मसल्स होते हैं जो इनहेल और एक्सहेल करने में काम आते हैं. Diaphragm is primarily possible for this respiration. The diaphragm is a thin sheet-like structure which is made up of skeletal muscles found on the surface of thoracic. On the contraction of the diaphragm, the air passes through the nostrils and enters into the lungs. तो डायफ्राम जो होता है ना, ये स्केलेटल मसल्स का एक स्ट्रक्चर होता है
और डायफ्राम जो है वो हमारी पूरी जो थोरासिक कैविटी है मतलब लंग्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव कवर बना देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई हम प्रेशियस सामान रखते हैं तो उसको बॉक्स में रखते हैं ना, वैसे ये हमारा जो लंग्स है ये एक प्रेशियस बॉडी पार्ट है, तो इसकी कवरिंग जो है उसको हम डायफ्राम कह रहे हैं। तो डायफ्राम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो लंग्स को डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। तो ऑन द ये डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हमारी जो एयर है वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर आती है और लंग्स में एंटर करती है। तो डायफ्राम का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसका सिकुड़ना और इसका चौड़े होने पे हमारी एयर इनहेल और एक्सहेल होती है। जैसे कि वो स्वामी रामदेव वो करते हैं ना, सुबह सुबह कपाल भारती करते हैं ना, तो वो कैसे पेट अंदर बाहर करते हैं, तो क्या हो रहा है, ये डायफ्राम जो है हमारा वही तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और फिर वो रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये डायफ्राम होता है। डायफ्राम जैसे हम एयर अंदर लेते हैं तो वो डायफ्राम जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम एयर को छोड़ देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, तब हमारा डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है। अब आते हैं physiology of respiration. The Kishan, हाँ मैम। किशन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? पिछली बार भी तुम आए थे, तुमने कुछ बोला नहीं था। तो माइक बंद है। माइक चालू करो अपना। Physiology of respiration. The pulmonary movement of air is such a rhythmic process of inhalation and exhalation of the air in the lungs, which facilitates the gaseous exchange. For the aeronavigation, the respiration system uses the negative pressure gradient between the atmosphere and the alveoli, the contraction, the relaxation of the diaphragm. Because of these reasons, hello? Yes, ma'am. Because of these reasons, the higher pressure air from the atmosphere enters. तो यहाँ पे pulmonary movement of air rhythmic process है, inhalation और exhalation. Rhythmic means जहाँ पे vibrations involved है. यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट होता है। नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि जब एक साइड हायर प्रेशर होता है तो दूसरी साइड लो प्रेशर होना चाहिए, दोनों तरफ हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एटमॉस्फेयर में हमारे हाई प्रेशर है तो हमारी बॉडी में प्रेशर कम होना चाहिए, तभी जो है हम एयर इनहेल कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर तुम्हें पहाड़ों में जैसे एक टैंक से दूसरे टैंक में अगर पानी शिफ्ट करना है तुम्हें, तो दोनों टैंक अगर सेम भरे हुए होंगे तो तुम शिफ्ट कर पाओगे? नहीं। तो एक टैंक को खाली करना पड़ेगा, तभी तो एक भरे हुए टैंक से हम दूसरे में जाएंगे। तो इसको नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर है अगर, तो हमारी बॉडी में जो है प्रेशर कम होना चाहिए, तभी हम एयर को इनहेल कर पाएंगे। So for this aeronavigation, the respiratory system uses negative pressure gradient between the atmosphere and the alveoli, the contraction relaxation of the diaphragm. Because of these reasons, the high pressure air from the atmosphere enters inside the lungs. तो जब प्रेशर डिफरेंस होता है ना हमारी बॉडी और एटमॉस्फेयर में, तभी एटमॉस्फेयर से हम एयर को इनहेल कर पाते हैं। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस दो लेवल पर होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इन दिस रेस्पिरेशन द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एयर फिल्ड alveoli and the blood flowing in the capillaries occur due to the difference between the partial pressure of the gases between them.
अब हमारी बॉडी में भी यही होता है, एयर एक्सचेंज तभी पॉसिबल हो पाता है जब प्रेशर डिफरेंस हो। जैसे हम एल्वियोलाई जो है उसके थ्रू हमें गैसियस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। तो वो कैसे होता है, जब हमारी ब्लड फ्लोइंग कैपिलरीज जो होती है उनमें प्रेशर कम होना चाहिए और एयर एल्वियोलाई में एल्वियोलाई में जो एयर है उसमें ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारी जो एयर से हमने जो ऑक्सीजन मिला है वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू हमारी सारी बॉडी पार्ट्स में जा पाएगा। वरना जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करा है वो ब्लड में तो ब्लड में जाएगा ही नहीं, और ब्लड में नहीं जाएगा तो हमारे सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए प्रेशर डिफरेंस बॉडी में भी होना चाहिए फॉर गैसियस एक्सचेंज। Internal respiration. In this respiration, the exchange of gases between the blood flowing in the capillaries and the tissues occurs through diffusion. Internal respiration में diffusion होता है। डिफ्यूजन में आपको वो नहीं चाहिए, प्रेशर डिफरेंस की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जब तुम वो डिओ या रूम फ्रेशनर हम जब कमरे में करते हैं तो पूरा रूम हमारा वो हो जाता है ना, खुशबू आने लग जाती है रूम में, तो ये डिफ्यूजन होता है जिसमें इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो है मॉलिक्यूल्स सारे एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे जो ब्लड मैम अभी आवाज अटक रही है मैम। हेलो, अभी आवाज अटक रही है मैम। अब आ रही है? आ रही है ना तो हमारी जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में जो ब्लड है और जो टिश्यूज में हमें जो ऑक्सीजन को पहुंचाना है, तो वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। यहाँ पे हमें ग्रेडियंट प्रेशर की जरूरत नहीं है। अब आता है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले हम एक समरी वीडियो देख लेते हैं, रेस्पिरेशन जो अभी तक अपन ने पढ़ा था। दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, नहीं मैम वही दिख रहा है। यूट्यूब की वीडियो दिख रही है ना? यस मैम। ये पूरा रेस्पिरेशन जो अभी तक पढ़ा है उसकी एक समरी है, जो अभी तक अपन ने करा है उसका रिवीजन हो जाएगा इसके थ्रू। यस सर। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे एनिमेशन की मदद से। ठीक है गाइस, जैसे कि आपको पता है रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन होता है प्रोसेस वीडियो अटक रहा है मैम बहुत ज्यादा। टू रिलीज एनर्जी। क्या हुआ, अटक रहा है वीडियो? हाँ मैम बहुत ज्यादा अटक रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे एनिमेशन की मदद से। ठीक है गाइस, जैसे कि आपको पता है रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन होता है प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। मेन चीज क्या होती है रेस्पिरेशन में? एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन क्यों होता है? एनर्जी रिलीज करने के लिए होता है। ठीक है, पहली चीज। डाइजेशन क्यों होता है? ताकि कॉम्प्लेक्स या सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाए। डाइजेशन में एनर्जी नहीं बनती, एनर्जी कहाँ बनती है? सिस्टम में बनती है। तो आज हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज का बना होता है। जैसे कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गाइस नोज से स्टार्ट होता है, ट्रकिया लंग्स तक बनता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, फंक्शन क्या करता है, टाइप्स क्या होते हैं, वो मैं अलग वीडियो में सिखा चुका हूँ। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे एनिमेशन की मदद से। ओके गाइस, तो लेट्स बिगिन। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये स्टार्ट होता है हमारा फेरिंक्स से। थोड़ा तो इस तरफ रोटेट करके देखते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा फेरिंक्स से स्टार्ट होता है।
पूरा रीजन होता है यहाँ से, ये आप देख रहे हो, ये पूरा रीजन है, ये फेरिंग्स होगा, ये मेरा पूरा रीजन फेरिंग्स कहलाता है। दिस एंटायर रीजन इज फेरिंग्स। फेरिंग्स में मेरा नोज भी ओपन होता है, मेरा माउथ भी फेरिंग्स में ओपन होता है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये टंग है, यहाँ पे ये ओपन होता है फेरिंग्स पे, राइट गाइस। और ये जो लैरिंग्स है, इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे हम, लैरिंग्स है जो यहाँ पे, इस एरिया को हम थोड़ा जूम करेंगे अभी, इसका देखिए एग्जैक्टली देखो, इस एरिया को जो टॉप पोर्शन ये हमारा ट्रकिया है, इस एरिया को हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स मतलब क्या होता है, ये इसका वॉइस बॉक्स, इसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वेरी गुड, वॉइस बॉक्स में जाने की आवाज निकलती है हमारी लैरिंग्स से। तो फेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या है गाइस, लैरिंग्स है। फेरिंग्स कहां से खुलता है, लैरिंग्स में खुलता है। लैरिंग्स को मैं क्या कह सकता हूं, ट्रकिया का टॉप पोर्शन होता है। लैरिंग्स क्या होता है गाइस, ट्रकिया का टॉप पोर्शन। क्या पढ़ा अभी तक? हमारा जो शुरू का सबसे पार्ट होता है, जिससे हम मुंह से और नाक से कनेक्ट होता है, उसे कहते हैं फेरिंग। फेरिंग के नीचे होता है लैरिंग, और लैरिंग जो होता है वो ट्रके का सबसे पहला पार्ट होता है, उससे टॉप पे होता है, टॉप पार्ट होता है, ठीक। पार्ट होता है। और वॉइस बॉक्स किसको कह रहे हैं? वॉइस बॉक्स, लैरिंग। लैरिंग कोई, लैरिंग्स को ना? यस मैम। इसमें लैरिंग्स को। हाँ ठीक। अब देखोगे थोड़ा आगे, तो अभी हम इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, थोड़ा इस तरफ को रोटेट करते हैं, सीधा करते हैं इसको हम उस तरफ को। वेरी गुड। अब आप देख रहे हो, अब यहाँ पे थोड़ा जूम इन करेंगे हम सेंटर में, एग्जैक्टली ये लैरिंग्स लीड करता है, ये वाली ट्यूब, इसको हम ट्रकिया कहते हैं। इस ट्यूब को क्या कहते हैं हम, ट्रकिया। अब ट्रकिया गाइस अगर आप देखोगे तो दो जगह ब्रांच होते हैं, लंग्स में जा रहा है, ये ब्रांच होके हमारा लंग्स में जा रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, ब्रोंकाई। जो ट्रकिया हमारा है वो ब्रोंकाई में स्प्लिट हो जाता है। ब्रोंकाई में स्प्लिट होके कहां जा रहा है, लंग्स। अगर आप लंग्स को देखोगे, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, थोड़ा ऊपर करते हैं, अगर आप लंग्स को देखोगे, लंग्स एक मसल के ऊपर रेस्ट कर रही है, इस मसल को हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं इस मसल को, इस मसल को कहते हैं हम डायफ्राम। समझ आया, डायफ्राम पे हमारे दो लंग्स खड़े हैं, है ना। फेरिंग्स से शुरू होता है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स से ट्रकिया होता है, और वो हमारी लंग्स में जाता है। अब गाइस थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं इसको। वेरी गुड। अब आप ये ट्रकिया देख रहे हो, ट्रकिया में आपको ये रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा रिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा जूम करते हैं इसको, देखो ये देखा आपको, थोड़ा ये रिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है गाइस। ये क्या होता है, ये कार्टिलेज की रिंग होती है। ये क्या होती है, कार्टिलेज की रिंग होती है, जो कि ट्रकिया को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ट्रकिया को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। इससे क्या होता है, ट्रकिया कोलैप्स नहीं होता। जनरली आपने देखा होगा कोई एयर बैग है, पॉली बैग में अगर आप ब्लो करते हो तो वो फूल जाता है, व्हेन यू सक एनर्जी, यू नो, एयर आउट ऑफ पॉली बैग, वो कोलैप्स हो जाएगा, है ना। किसी भी पॉली बैग और किसी भी बैग में आप ब्लो करोगे वो फूल जाएगा, सक करोगे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ट्रकिया में भी ऐसा हो सकता है, जब मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, अब तो एयर नहीं है तो कोलैप्स हो जाना चाहिए। ये जो सी शेप कार्टिलेज रिंग है, ये प्रिवेंट करती है कोलैप्स होने से ट्रकिया और ब्रोंकाई को, अगर मैं देखूं। वेरी गुड गाइस। अब ना ये जो ब्रोंकाई है ना, ये और स्प्लिट होते हैं हमारे लंग्स के अंदर जाके, स्प्लिट होते हैं ब्रोंकियोल्स में। ये किसमें स्प्लिट होते हैं, ब्रोंकियोल्स। अभी हम देखेंगे कि किसमें स्प्लिट होते हैं। ये गाइस देखिए यहाँ पे, अब गाइस आप देख रहे हो, ये जो ब्रोंकाई अंदर आ रहा था, ये जैसे कि ट्री की ब्रांचेस होती है ना, वैसे ब्रांच करती है। तो इनको कहते हैं ब्रोंकाई आया, ये ब्रोंकियोल्स में बन गया, ये ब्रोंकियोल्स में स्प्लिट हो गया। आप आर यू अंडरस्टैंड, जो हमारे लंग्स के अंदर ब्रांचिंग हो जाती है ब्रोंकाई की, उसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब ये एंड ऑफ द ब्रोंकियोल में क्या होते हैं, जैसे लीव्स होते हैं ब्रांचेस में, हमारे लंग्स में क्या होते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पे क्या होता है गाइस, हमारे पास यहाँ पे होते हैं एल्वियोलाई, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। आर यू टू अंडरस्टैंड गाइस, ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Why are these alveoli important? Because these are the site for exchange of gases. मतलब यहाँ पे exchange of gases होते हैं। For example, जो मैंने ऑक्सीजन दी है, मेरे ट्रकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंकियोल से होते हुए कहाँ जाती है, एल्वियोलाई पे जाती है, और एल्वियोलाई से ये जंप करके ब्लड में चले जाती है। मतलब एक्सचेंज कहाँ पे हुआ है, एल्वियोलाई से ब्लड में कहाँ गई है, मतलब सॉरी लंग से ब्लड में कहाँ पे जाती है, एल्वियोलाई पे, ठीक है। और जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड पुट करता है एल्वियोलाई में, जो कि मैं फील करता हूँ। तो एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ एक्सचेंज। थोड़ा और अंदर जाते हैं, आप एल्वियोलाई सैक्स देखते हैं। अब एल्वियोलर सैक्स देखते हैं, देखा हम कहाँ पहुंचे,
इफ यू कैन सी ओवर हियर गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास यहाँ पे आर्टीरियोल्स होती हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आर्टीरियोल्स है। आर्टीरियोल्स मतलब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स में से ले जाएंगे। लंग्स में क्या फंक्शन होता है, ऑक्सीजन जो आ रहा है वो ब्लड में जा रहा है, ये ब्लड लंग्स से निकल के हार्ट में जाता है, ये आर्टीरियोल्स लेके जाते हैं। वेन्यूल्स क्या करते हैं गाइस, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके आते हैं, ये लंग्स में गिर जाता है और वहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पे जाता है और आई एक्सेल आउट द ऑक्सीजन रिच ब्लड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ऑक्सीजन है वो मेरे अंदर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको थोड़ा। अब देखो ये ग्रे बलून से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक मिनट, अब देखो ये देखो, ये यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, बलून से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसे हम एल्वेलाई, तो आगे चलते हैं, है ना गाइस, गैसेस एक्सचेंज देख लेते हैं। तो एल्वेलाई में एक्सचेंज होता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आता है, वो एक्सहेल आउट होता है, और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है, हमारी ब्लड में जाता है, ऑक्सीजन हमारी ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को एक्सहेल आउट हो जाता है ना गाइस। अच्छा लगा। हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। रेड कलर क्यों होता है हमारे ब्लड का, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारी हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स, राइट गाइस। आई होप यू लाइक द स्ट्रक्चर। हेलो, यस मैम। हाँ समझ आया? यस मैम। क्या समझ आया? तो मैं हमारा जो मैम सबसे शुरू में सबसे शुरू होता है उसे कहते हैं स्फेरिंग। स्फेरिंग से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उसके बाद होता है लेरिंग में, और मैं लेरिंग से हमारी आवाज निकलती है, आवाज आती है हमें। उसके बाद में जाता है ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया में एक पाइप होती है जो मैम दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है हमारे लंग्स में, दोनों में। क्या कहते हैं इसको? ट्रैकिया जो डिवाइड हो रहा है आगे उसको क्या कहते हैं? डिवाइड हो रहा है वो ब्रोंकाई। ब्रोंकाई 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 और मैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के में आगे भी जो निकलती है ब्रांचेस उसे कहते हैं ब्रोंकियास, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। हाँ। और ब्रोंकियोल में चेंजेस ऑफ गैसेस होता है वहां पर ही। ग्रेप लाइक कैप होती है, उसको क्या कहते हैं? कैप। जो ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल एंड पे होती है उसको क्या कहते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली 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 कहते हैं उसे मैम। हाँ, फिर आगे एल्वियोली आगे का क्या मैम काम होता है? चेंज ऑफ गैसेस, वहां से ये सारी गैसेस चेंज होती है। हाँ, एल्वियोली जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मतलब जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ब्लड में किसके थ्रू जाता है? एल्वियोली के थ्रू। और एल्वियोली जो इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी ब्लड से ले लेता है और एक्सेल आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बस यही था रेस्पिरेशन। अब आता है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड इज अ टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड के थ्रू ही तो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही तो सारे ऑर्गन्स में जाते हैं। और ऐसे ही जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एल्वियोली ऑक्सीजन किसको दे रहा है? ब्लड को ही दे रहा है, क्योंकि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या करता है? सब में कनेक्शन करता है, कनेक्ट करता है सारे ऑर्गन्स को। तो ब्लड के थ्रू ही सारे न्यूट्रिएंट्स हो चाहे ऑक्सीजन हो वो सब ब्लड के थ्रू ही फ्लो करते हैं। तो ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है, सारे सेल्स को ट्रांसफर करता है और सारे ऑर्गन्स को ट्रांसफर करता है। और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ऑर्गन्स का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो सारा ऑर्गन से लेता है और वापस से एल्वियोली को देता है जिससे वो एक्सेल आउट कर सके। तो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो सारी बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है।
It is slightly alkaline fluid whose pH is 7.4. तो इसका pH वैल्यू 7.4 होती है, तो ये थोड़ा alkaline होता है नेचर में. Blood formation occurs in red bone marrow. ब्लड कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? रेड बोन मैरो में. The formation of blood in the embryo and the newborns occurs in the spleen. A normal person has approximately 5 liters of blood, and blood consists of two parts, the fluid part called plasma and a solid portion is made up of cells. तो ब्लड जो एडल्ट्स में जो ब्लड फॉर्मेशन है वो रेड बोन मैरो में होती है, और जो इन्फेंट्स होते हैं मतलब जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनका ब्लड फॉर्मेशन स्प्लिन में होता है. अ नॉर्मल पर्सन जो एक एडल्ट होता है उसमें 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, और ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक तो सॉलिड पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है. लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड पार्ट बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है. प्लाज्मा में 55% ब्लड होता है और बाकी जो परसेंटेज होती है वो वाटर और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की होती है. द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी. RBC they comprise 99% of total blood cells. हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा सेल्स किसकी होती है? RBC की होती है. The cell contains a protein called hemoglobin. तो ये RBC में ही हीमोग्लोबिन होता है. हम कहते हैं ना हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो वो कब होती है? जब हमारी RBC कम हो जाती है, RBC काउंट कम हो जाता है. इट इज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. जैसे कि डेंगू जब हो जाता है तो हीमोग्लोबिन कम होने लगता है ना ब्लड का. तो हीमोग्लोबिन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारी जो आरबीसी है उनका काउंट कम हो जाता है ब्लड में. इट इज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड. हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून लाल होता है. These cells lack nucleus and their average age is 120 days. तो एक आरबीसी की जो उम्र होती है वो 120 डेज होती है, उसके बाद वो आरबीसी डेड हो जाता है, फिर नया आरबीसी बनता है. तो ये प्रोसेस चलता जाता है. रोज हमारे ब्लड में कुछ आरबीसीज बनती हैं और कुछ घटती हैं. इन सेल्स को हम इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इराइथ्रोसाइट्स. And they produce in red bone marrow. इनका प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में होता है. WBC क्या होती है? ये इम्यूनिटी सेल्स होती है जो हमें डिजीजेस से लड़ने की क्षमता वो देती है. एंड आर फाउंड इन रेड बोन मैरो. ये भी रेड बोन मैरो में ही मिलती है. दे आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स. Hemoglobin is not found in these cells due to which they are colorless and hence are called WBC. ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये कलरलेस होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है. रेड क्यों हो रही थी आरबीसीज? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन था. यहाँ डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता. These cells are made up of two types, granulocytes and agranulocytes. Example of granulocytes are neutrophils, eosinophils and basophils. The most common WBC in the blood are neutrophils. तो इसमें three types हैं WBC के. तो सबसे ज्यादा जो है वो न्यूट्रोफिल पाई जाती है. In terms of number, neutrophils are predominant white blood cells found in the blood. Lymphocytes and monocytes are predominant agranulocytes. तो एक तो WBC में कुछ सेल्स तो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं, दूसरी एग्रेन्युलोसाइट होती है. तो ग्रेन्युलोसाइट के न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल एंड बेसोफिल्स होते हैं और एग्रेन्युलोसाइट में ये होते हैं lymphocytes and monocytes. Lymphocytes are of three types. Three different types: B lymphocytes, T lymphocytes and natural killer cells. Lymphocytes are the cells which provides immunity. तो immunity जो WBC की होती है वो lymphocytes की वजह से होती है. Monocytes on the maturation differentiate into macrophages. The monocytes, macrophages, neutrophils are the major phagocytic cells of the body which phagocytose the external antigens. इसमें बस डिवीजन दिया है कि पहले जो हमारे WBC है वो दो टाइप का है, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट.
अब ग्रेन्युलोसाइट का फर्दर डिवीजन है न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल एंड बेसोफिल। उसके बाद आ रहा है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में से जो लिम्फोसाइट होता है वो हमें इम्यूनिटी देता है, ठीक है। और जब मोनोसाइट मैच्योर सेल हो जाती है, मतलब काफी एज हो जाती है इस सेल की, तो वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है। मोनोसाइट, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स जो है ये सबसे ज्यादा WBC का पार्ट बनाते हैं। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। Their number in the blood is about 3 million per cubic millimeter। तो ये 3 मिलियन होती हैं पर मिलीमीटर। सोचो कितनी सारी प्लेटलेट्स होती है हमारे ब्लड में। द एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ, तो प्लेटलेट्स की लाइफ साइकिल क्या है? 10 डेज। हर 10 दिन में वो प्लेटलेट मर जाती, फिर नई प्लेटलेट्स का जन्म होता है। तो ऐसे साइकिल चल। हेलो, यस मैम। हाँ, तो फंक्शंस ऑफ ब्लड कर रहे थे। ब्लड इज अ वाइटल टिश्यू इन द, तो ब्लड जो है बहुत ज्यादा जरूरी टिश्यू है। अगर ब्लड नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा सारे ऑर्गन्स में, सारे ऑर्गन्स में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला ही पॉइंट है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अगर ब्लड नहीं होगा। फिर है दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स भी इसके थ्रू ही जाएंगे। कंट्रोलिंग द बॉडीज पीएच, बॉडी का पीएच वैल्यू भी मेंटेन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्लड जो है वो एल्कलाइन होता है नेचर में। पीएच वैल्यू पढ़ी थी ना हमने कि जो 7 से कम होती है वो बेसिक होती है, 7 से ज्यादा एसिडिक होता है, और फिर जो बीच में होता है वो एल्कलाइन होता है। तो यही है, जो हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ब्लड एल्कलाइन है तो इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ आवर बॉडी। कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी का। एग्जीक्यूशन ऑफ द इम्यूनिटी रिलेटेड वर्क्स, इम्यूनिटी देता है ब्लड, क्योंकि इम्यूनिटी किसकी वजह से दे रहा है ब्लड? इम्यूनिटी, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स है। नहीं, WBC को पढ़ा था ना ऊपर कि WBC, हाँ मैं ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए। Transportation of hormones and other necessary signaling molecules as per the need। तो जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल मेल हॉर्मोन्स, फीमेल हॉर्मोन्स, जैसे तुम्हारे मेल फीचर्स होते हैं, मूछें आती हैं, ये दाढ़ी आती है, क्या है? मेल फीचर्स है। मेल फीचर्स के लिए मेल हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे फीमेल फीचर्स के लिए फीमेल हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये ब्लड कैरी करता है। एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी, एक्सक्रीशन जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स का वो भी ब्लड की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी तो वेस्ट प्रोडक्ट ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू आ रहा है एल्वियोली में? वो ब्लड के थ्रू आ रहा है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर पा रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बढ़ता चला गया, वो हम एक्सहेल ही नहीं कर पाए तो हम मर जाएंगे। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड भी, जिसका निकलना जरूरी है। तो ये भी हम ब्लड की वजह से कर पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड, अब टाइप, ब्लड टाइप लिखते हैं ना कहीं भी रिपोर्ट कार्ड वगैरह में सब जगह, तो 4 ग्रुप्स में ब्लड टाइप डिवाइडेड है, A, B, AB और O। जैसे ब्लड ग्रुप पूछता है ना कौन सा ब्लड ग्रुप है, वही है। On the basis of presence and absence of special type of antigen A and B, तो एंटीजेंस होते हैं ब्लड में A और B, तो इनकी प्रेजेंस और की वजह से हम टाइप्स बताते हैं। तो a person with A blood group has A antigen, a person with B group has B antigen। तो ये एंटीजेंस, जिसमें A एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप A होता है, जिसमें B एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप B होता है। और जो पर्सन जिसमें AB ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों एंटीजेंस होते हैं, और जिसका O ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ना A होता है ना B होता है। These groups of the blood are called ABO blood groups। तो इनको टुगेदर हम ABO कहते हैं। तो पहला कौन सा था? A ब्लड ग्रुप जिसमें सिर्फ A एंटीजन था। दूसरा B ब्लड ग्रुप जिसमें सिर्फ B एंटीजन था। AB ब्लड ग्रुप में A एंटीजन और B एंटीजन दोनों थे। O ब्लड ग्रुप में ना A है ना B है, कोई एंटीजन नहीं है।
आवाज आ रही है तुम लोगों तक? Yes, ma'am. In addition to the AB antigen, other antigen is called RH. RH is also found on the surface of the RBC. The blood of person having RH factor is called RH positive, while the blood of the person devoid of RH antigen is called RH negative. 80% of people in the world are RH positive. तो RH positive, RH negative होता है. तो एक एंटीजन के अलावा एक और AB एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन होता है जिसे हम RH कहते हैं. तो आरबीसी में अगर RH होता है तो पर्सन RH पॉजिटिव होता है, और अगर आरबीसी में RH नहीं होता तो पर्सन RH नेगेटिव होता है. पर 80% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उसमें RH प्रेजेंट होता है. अब आता है ब्लड. ये में नहीं होता तो क्या होता है? अगर RH किसी के अंदर नहीं होता है बॉडी में तो क्या होता है? किसी का नेगेटिव हो तो RH नेगेटिव का पता नहीं, देखती हूँ मैं. नेगेटिव. RH नेगेटिव जिस मदर में होता है Yes, ma'am. उसमें क्या होता है कि वो जो एंटीबॉडीज होती है ना, जो ए बी, वो खुद को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है. तो RH पॉजिटिव बहुत होना जरूरी है, क्योंकि जो बेबी में आरबीसीज बनती हैं तो जो मदर के एंटीजेंस होते हैं ए बी, वो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं. तो कभी RH नेगेटिव मदर जो है वो सक्सेसफुली जो है बेबी को कैरी नहीं कर पाती. ये तो फीमेल बॉडी में दिया है कि एक बार मैं रीड भी कर देती हूँ. इफ मदर इज RH नेगेटिव, हर इम्यून सिस्टम ट्रीट्स RH पॉजिटिव fetal cells as if they are foreign substances. The mother's body makes antibodies against the fetal blood cells. तो अगर मदर RH नेगेटिव है और जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, तो RH नेगेटिव जो है वो उसके अगेंस्ट जाएगा RH पॉजिटिव के, और उसकी सेल्स को डैमेज करेगा. तो इसलिए RH नेगेटिव मदर में RH नेगेटिव ही बच्चा होना चाहिए. अगर RH पॉजिटिव हो गया तो वो उसी की सेल्स को डैमेज करेगा और धीरे धीरे वो बच्चा ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो फीमेल में दे डिस्ट्रॉय द बेबी सर्कुलेटिंग आरबीसीज. तो जो मदर की एंटीबॉडीज होती हैं वो बेबी की आरबीसीज को डैमेज कर देती है. तो RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव फादर, अगर फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है तो वो कभी भी वो नहीं कर सकते, बेबी कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि RH पॉजिटिव एंटीजन RH नेगेटिव एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है. उसके बाद आता है ब्लड सर्कुलेशन. तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. तो सर्कुलेशन मतलब क्या है? बांटना. तो ब्लड क्या करता है? बहुत सारी गैसेस को, फूड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इसको क्या करता है? सर्कुलेट करता है. ठीक है, तो वही ये बताना है इसमें. ह्यूमंस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड व्हिच इज कंप्राइज्ड ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. Apart from blood, another fluid called lymph also forms a part of the transport. तो blood में lymph भी होता है. और ब्लड सर्कुलेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है? ब्लड वेन्स होनी चाहिए, आर्टरीज होनी चाहिए, और हार्ट होना चाहिए. हार्ट ही तो पंप करता है ब्लड को, तो हार्ट भी जरूरी है. तो ये सब. lymph moves through the special mechanism called lymphatic system and this is the open type circulatory mechanism. तो जब lymph मूव करता है तो उसको ओपन सर्कुलेटरी मैकेनिज्म चाहिए होता है. तो ये ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम दिया है. ये हार्ट है, नहीं सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो जा रहा है और ऑक्सीजन अंदर आ रहा है. अब ये ब्लड के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू तो ऑक्सीजन जा रहा है,
और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। In a circulatory system, blood acts as a liquid mechanism that plays a key role in the movement of transportable substances. The heart is the center of this system that continually pumps the blood into the blood vessels. तो हार्ट जो है वो हमारा पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स। अब हार्ट क्या है, इट इज a red color closed fist shaped, फिस्ट मतलब मुट्ठी को कहते हैं, बंद मुट्ठी को। मुट्ठी। Fist shaped hollow organ which is made up of muscular tissues. It remains surrounded by a double walled membrane, pericardium. तो ये इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम कंटेन्स अ फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम जो है उसमें कौन सा फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द हार्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल शॉक्स। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो हार्ट को शॉक से बचाता है, एक्सटर्नल शॉक से। 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। एट्रियम, जो अपर के 2 होते हैं उन्हें एट्रियम कहते हैं, और जो लोअर 2 होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। So on dividing the heart vertically in the left and the right parts, we find each part of the heart contains an atria and 1 ventricle. तो अगर हार्ट को अगर हम बीच से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक ऊपर क्या होगी, एट्रियम होगी और नीचे वेंट्रिकल होगी। और अगर ऐसे कंबाइन देखें तो 2 एट्रियम है ऊपर और नीचे 2 वेंट्रिकल्स। The atria and ventricles on the left side of the are connected with each other through a bicuspid valve. तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो होते हैं एक एक साइड के, हार्ट की फोटो नहीं दी हुई है, देखो ये एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल किससे जुड़े हुए हैं, ट्राइकप्सिड वॉल्व से। और ऐसी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल किससे जुड़े हैं, बाइकप्सिड वॉल्व। ठीक है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ये दोनों इसको जोड़ रहा है, ट्राइकप्सिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जोड़ रहा है। ठीक है, व्हाइट वाला। और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को ये व्हाइट वाला वॉल्व बाइकप्सिड वॉल्व जोड़ रहा है। समझ आ गया? Yes, ma'am. Which is also known as atrioventricular valves. These valves prevent the blood move in reverse direction. तो blood को reverse direction में move करने से बचाता है। इसको blood जो है वो सिर्फ forward direction में move हुए, इसकी वजह से valves होते हैं। The opening of and the closing of heart valves generates typical sound lub dub. तो जो हार्ट बीट होती है उसको उस साउंड को हम लब डब से रिप्रेजेंट करते हैं। This sound is the second, it is the sound which feel during the heartbeat. तो heartbeat जब होती है तो ये sound हम observe कर सकते हैं। The right and left atria and ventricles remain separated from each other through muscular membrane. अब ये जो राइट वाला पार्ट है और जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसके बीच में एक मस्कुलर मेम्ब्रेन है। ये जो पिंक से डिनोट दिखाई दी है ना यहाँ पर, ये इस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं जो राइट और लेफ्ट को डिवाइड कर रही है। जुड़े हुए नहीं है ना ये दोनों? Yes, ma'am. The auricles and ventricles are engaged in हेलो आवाज नहीं, आवाज आ रही है अब आवाज आ रही है। अच्छा, तो ये बात समझ आ गया था जो मैं बताया, मेम्ब्रेन बीच में इनको डिवाइड कर रही है, वो आवाज आ गई थी? यस मैम, यस मैम, आगे यस मैम। The auricles and ventricles are engaged in continuous rhythmic contraction and relaxation. तो हार्ट हमारा क्या होता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है। ऐसे ही तो हम हार्ट बीट जब ऑब्जर्व करते हो वो क्या हो रहा है, पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फिर रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो थ्रू दिस एक्शन द हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आवाज आ रही है?
इसमें आ रही है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, इसी वजह से हमारा ब्लड जो है वो पंप होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में. The impure waste from the body is brought into right atrium by vena cava. अब ये the impure waste से कल से पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो बाय. इसको कुछ रिकॉर्डिंग में तो नहीं लगाना?